वेलकम अगेन। तो चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास में हम गोत्रा के बारे में बात कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी फीचर्स ऑफ गोत्रा। तो गोत्र के बारे में बात करते हुए हमने डिस्कस किया था कि जब शुरुआत में सोसाइटी में जो शुरुआती गोत्र थे वो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के द्वारा कि किसी न किसी ऋषि को फॉलो करते हुए गोत्रों की शुरुआत हुई थी। और गोत्रों से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसमें सिंपल सा रूल रेगुलेशन जो फीमेल्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि महिलाओं के लिए जरूरी था कि शादी के बाद वो अपने पिता के गोत्र को त्याग कर अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करें। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हमारे सामने, कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे सामने है, जिसमें हमने डिस्कस किया था सातवान रूलर्स का, कि सातवान रूलर्स में जो क्वींस थी, जो रानियां थी, उन्होंने अपने पिता के गोत्र को शादी के बाद कंटिन्यू रखा था। तो उसी के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। दे रिटेंड, यानी कि सातवान रूलर्स में जो सातवान रूलर्स की जो रानियां थी उनके बारे में बात की जा रही है। They retained these names instead of adopting names derived from their husband's gotra as instructed by the Brahmanical norms। कि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में जिन बातों के लिए बोला गया था उन्होंने उसके कंपैरिजन में एक किसकी बात की जा रही है, इनकी बात की जा रही है। देखो कि सातवां रूलर्स में हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं शादी के बाद भी अपने पिता के गोत्र को धारण करती हैं, जैसे कि गौतम और वशिष्ठ। ठीक है, ये जो नाम है वो हमें सातवान किंग्स की रानियों के साथ जुड़े हुए मिलते हैं और ये नाम उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किए हैं। तो सातवान वंश की रानियों ने अपने शादी के बाद भी अपने पिता के गोत्र को त्यागा नहीं है और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पिता के गोत्र के साथ ही अपने नाम को कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे इस अपवाद की बात की जा रही है। जैसा कि ब्राह्मणिकल रूल्स में बोला गया था कि अपनी शादी के बाद उन्हें अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया है। सम ऑफ द वीमेन मैरिड टू द सातवान रूलर्स बिलोंग टू द सेम गोत्रा। इसके अलावा जो दूसरा रूल हमने गोत्रा में देखा था कि एक ही गोत्र के मेल फीमेल की आपस में शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सातवान रूलर्स में हम इस चीज का भी अपवाद देख रहे हैं कि सातवान वंश में कई सारी महिलाओं ने जो सातवान शासकों से शादी की है वो सेम गोत्रा को फॉलो करती हैं, एक ही गोत्र से रिलेटेड है, दे आर बिलोंग टू द सेम गोत्रा। तो इस प्रकार की शादियां हमें आज भी साउथ इंडिया में देखने को मिल जाती है। नॉर्थ इंडिया में यदि इस प्रकार की शादियां होंगी तो आप सबको पता है वो ऑनर किलिंग का मामला हो जाएगा। As it is obvious that ran counter to the idea of exogamy recommended in the Brahmanical text। साथ ही ये सारा जो एक्सोगमी वाला जो शादी का जो प्रचार प्रकार दिए गए थे, एंडोगमी, एक्सोगमी, ये उसका भी जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में बोला गया था ये उसके भी विरोध में जा रहा है। वहां पे सिंपल सा बोला गया था कि अपने वंश और अपने कुल से बाहर शादी करनी है, अपने फैमिली रिलेशन से बाहर शादी करनी है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। In fact, it exemplified an alternative practice that of endogamy or marriage within the king group। ये सातवां रूलर से जो शादी है इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोगमी, जो पहले हमने डिस्कस की थी कि एक ही वंश के अंदर जो शादी की जाती है। तो यहाँ पे सातवां रूलर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, विच वॉज प्रिविलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया, जो कि आज भी साउथ इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटी में इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ पर एक्सोगमी वाली शादियां होती है, वंश से बाहर शादियां। और साउथ इंडिया या सातवां रूलर्स में इस प्रकार की शादियां हमने उस समय भी देखी हैं और आज भी साउथ इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटीज में हम इस प्रकार की शादियों को देख सकते हैं, जिनको हम एंडोगमी बोलते हैं, यानी एक ही वंश के अंदर होने वाली शादियां। सच मैरिजेज अमंग किंगफोल्क इंश्योर्ड ए क्लोज निट कम्युनिटी। तो इस प्रकार की शादियां साउथ इंडिया में क्यों की जाती थी, तो उसका सिंपल सा बेसिक रीजन ये हो सकता है कि वो जो फैमिली है उसी फैमिली के अंदर जो रिलेशन है, उन रिलेशन को, जो पहले ही क्लोज रिलेशन है, उन क्लोज रिलेशन के द्वारा पूरी फैमिली को और स्ट्रॉन्ग रिलेशन में बाइंड अप कर दिया जाए, इसलिए इस प्रकार की शादियों को उन्होंने बढ़ावा दिया होगा। अगला, इंस्क्रिप्शन एविडेंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्रा अमंग सातवांस। अब देखिए सातवांश का जो अपना पिता के गोत्र को जो धारण करने वाली बात थी उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, बहुत सारे इस प्रकार के रिटर्न सोर्सेज भी हैं। तो उसका एक सिंपल सा सवाल एक और भी उठता है कि सातवान रूलर्स में जो महिलाएं हैं वो अपने पिता के गोत्र को अभी भी धारण किए हुए हैं, उन्होंने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया है। तो क्या सातवान शासकों में माताएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, वर दी मदर्स मोर इम्पोर्टेंट? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है कि फादर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पैटर्नल सिस्टम है, पैटर्निटी और पैटर्नल वाला सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत है, जो कि महाभारत की कथा में भी हम देखते हैं। और जो पिता जब जहाँ पर मदर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उसके बारे में डिस्कस किया था, वो मैटरनल वाला सिस्टम। तो क्या सातवान सिस्टम में ऐसा कुछ था, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सातवान रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोमेनिक्स व्हिच सजेस्ट दैट मदर्स वर गिवन इंपॉर्टेंस। तो सातवान रूलर्स के जितने भी इंस्क्रिप्शन है, इन इंस्क्रिप्शन एविडेंस में हम देखते हैं कि सातवान रूलर्स के साथ उनकी माताओं का नाम जुड़ा हुआ है।
जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि वहां पर माताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती होंगी। बट देयर सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैटर्नल, लेकिन उनका जो राज्यारोहण देखते हैं कि पिता के बाद सिंहासन किसको मिलेगा, वो अभी भी पैटर्नल के ऊपर है, यानी कि सिंहासन तो अभी भी पिता के बाद बड़े बेटे को ही दिया जाता था। इस सिस्टम में वो नॉर्थ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑफ द सातवान रूलर्स मेंशन द नेम ऑफ देयर मदर्स रादर देन देयर फादर्स। सातवान रूलर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें कि उनकी माताओं का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उनके पिता का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इससे हम देख रहे हैं कि उनके सिस्टम में माताएं इंपॉर्टेंट तो होती थी, लेकिन जो सक्सेशन वाला जो सिस्टम था जिसमें पिता के बाद संपत्ति किसको मिलेगी, पिता के बाद थ्रोन किसको मिलेगा, उसमें अभी भी वो पैटर्नल वाले आइडिया को ही फॉलो कर रहे थे। तो उसके कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह पे सातवां शासक के इंस्क्रिप्शन में हमारे पास नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र, तो यहाँ गौतमी उस सातकर्णी की माता का नाम रहा होगा, यानी सन ऑफ गौतमी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी उसके पिता का नाम नहीं है, उस इंस्क्रिप्शन में उसकी माता का नाम है, ये वाला नाम गौतमी। ठीक है, नाम भी सजेस्ट करा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि गौतमी का पुत्र सातकर्णी। ओके, तो यहाँ पे माता के नाम को इंपॉर्टेंस दी गई है, पिता का नाम यहाँ पे कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। कास्ट सिस्टम अब कैसे डेवलप हुआ होगा सोसाइटी के अंदर, उसकी बात करते हैं। कास्ट रेफर्स टू ए सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र। जो कास्ट है उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में मिलती है, और ये एक हायरार्किकल सिस्टम है, मतलब पिता के बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे की जो कास्ट है वो वही रहती है, जाति सिस्टम वही रहता है। ब्राह्मण्स क्लेम्ड दैट दे वर प्लेस्ड देमसेल्व्स ऑन द टॉप एंड शूद्रास एट द बॉटम। और ये पहले वाली क्लास की यदि हम बात करें तो ब्राह्मणों ने पहले ही वेदों में भी ये प्रोक्लेम किया है कि वो सबसे टॉप के ऊपर है और शूद्र है वो सबसे बॉटम के अंदर है। जैसा कि सोसाइटी को 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया था, आप सभी को याद होंगे 4 क्लासेज वो जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में दी गई है। सिंपल सा पहला जो दिया गया था वो आपका कि सबसे ऊपर होंगे ब्राह्मण्स, उसके ऊपर क्षत्रियाज, फिर वैश्य और शूद्र है वो सबसे नीचे होंगे। ये जो 4 क्लास है, इन चारों क्लासों का ऑर्डर इस प्रकार से वेदों में डिसाइड किया गया है। तो ब्राह्मण से वो सबसे टॉप पे है और शूद्र वो सबसे बॉटम के अंदर है। The Brahmins claimed that this order was divinely ordained। साथ ही ब्राह्मणों ने इसके ऊपर ये भी क्लेम किया कि ये जो ऑर्डर जो उन्होंने बताया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ये ऑर्डर ह्यूमन बीइंग ने तैयार नहीं किया है, बल्कि ये डिवाइन ऑर्डर है, देवीय व्यवस्था है, देवीय सिस्टम से इसका जन्म हुआ है, ताकि लोग उसको इजीली फॉलो कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। राइट ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में वो सारे ऑक्यूपेशन दिए गए हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट क्लास का व्यक्ति, एक पर्टिकुलर जाति और वर्ग के व्यक्ति को कौन सी ऑक्यूपेशन करने हैं, कौन से उसे काम करने हैं, ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में लिखा गया है। यदि आपको थोड़ी बहुत महाभारती कहानी याद हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि महाभारती कहानी में कर्ण है, उसे बार बार सूतपुत्र कहा गया है और उसे बार बार ये चेतावनी दी गई है कि उसे क्षत्रिय वाले काम नहीं करने हैं, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये सारा काम क्षत्रियों का है। सूत के रूप में उसका काम है केवल घोड़े का संचालन करना, अश्वारोह को संचालन करना, यानी जो राजाओं का जो रथ होता है उसके सारथी के रूप में काम करना उसका काम है सूत पुत्र का। ठीक है, जब तक उसे दुर्योधन के द्वारा राजा नहीं बनाया जाता है कि स्टेट का, तब तक उसे क्षत्रिय से रिलेटेड किसी भी काम में कोई भी परमिट नहीं करता है। ओके, ना ही तो उसे एजुकेशन दी जाती है क्षत्रिय वाली, ना ही बाद में जब वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने जाता है तब भी उसके ऊपर आपत्ति की जाती है। लास्ट में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो वहां भी भीष्म पितामह के द्वारा उसे अपनी आर्मी में शामिल नहीं किया जाता है, और जब भीष्म पितामह की डेथ होती है उसके बाद ही कर्ण को वहां पर युद्ध करने की परमिशन मिलती है। तो ये सारा सिस्टम आप देख रहे हो कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में ये लिख दिया गया है कि हर व्यक्ति के लिए राइट ऑक्यूपेशन क्या है। तो इस कहानी के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि राइट ऑक्यूपेशन की उस समय कितना इंपॉर्टेंस थी। The Dharmasutra and Dharmashastra described the rules about the ideal occupation of the 4 categories of varnas। इन जो 4 अलग अलग वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके सही ऑक्यूपेशन क्या होंगे, ये कौन कौन से काम करेंगे, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में डिटेल में लिख दी गई है, और जिसे कि सभी को फॉलो करना है। ब्राह्मण स्वर, जो सबसे ऊपर वाली क्लास जो ब्राह्मणों की थी, उसके लिए क्या काम बोला गया है। ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मणों का काम था कि उन्हें वेदों का अध्ययन करना है और वेदों को पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को। परफॉर्म सेक्रीफाइस,
यज्ञों को करना है, सेक्रीफाइस करना है। एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड, साथ ही कोई नीचे की क्लास कोई सेक्रीफाइस कर रही है तो उससे उसको उस सेक्रीफाइस में हेल्प करना। जैसे शादियों में ब्राह्मण हेल्प करते हैं तो उस समय अश्वमेध राजसूय यज्ञ वगैरह क्षत्रियों के द्वारा किए जाते थे, तो उन सब में ब्राह्मण उनकी हेल्प करते थे। गिव एंड रिसीव गिफ्ट, और इसी प्रकार की जब सेक्रीफाइस खुद करते हो तो गिफ्ट देनी है, और यदि कोई दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है और उसमें यदि ब्राह्मण हेल्प कर रहे हैं तो वहां से उनसे रिसीव गिफ्ट को रिसीव करना, यानी जिसको आज हम बोलते हैं दान दक्षिणा देना ब्राह्मणों को, ये वही गिफ्ट की बात की जा रही है। क्षत्रियों का मेन फंक्शन था, क्षत्रिय वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध करना, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, लोगों की रक्षा करना, लोगों का न्याय प्रशासन करना, स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करना, गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट, सेक्रीफाइस यानी जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ विधान है उनको करना और ब्राह्मणों को गिफ्ट देना। मेक गिफ्ट, यहाँ पे रिसीव नहीं है, गिफ्ट देने की बात है। अब जो तीसरी क्लास वैश्य है उसकी ड्यूटी क्या है, वैश्य वर एक्सेप्टेड टू गिव गिफ्ट, कि उनसे भी एक्सेप्ट किया जाता था कि वो गिफ्ट देंगे ब्राह्मणों को। गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड, जो यज्ञ वगैरह है उनको करवाएंगे। एंड स्टडीज वेदास, वेदों का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही एंगेजिंग एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, इसके अलावा वो 3 काम और करेंगे। पहला एग्रीकल्चर का काम करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, दूसरा पशुपालन, और तीसरा व्यापार का काम। तो एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ये तीनों प्रोफेशन किसको दिए गए हैं, वेश्यों को दिए गए हैं। एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेड, ये 3 काम वैश्य वर्ग के द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेद पढ़ने की अनुमति ब्राह्मणों को भी है, वेद पढ़ने की अनुमति क्षत्रियों को भी है, और वेद पढ़ने की अनुमति वैश्यों को भी है। लेकिन याद रखिएगा शूद्रों को इस प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, ना उनके लिए कोई ऑक्यूपेशन है इस प्रकार का, ना ही उनके लिए कोई वेदों को पढ़ने पढ़ाने का कोई मौका है, ना ही उन्हें यज्ञ करने की परमिशन है। अब एक ही जो ये वर्णा सिस्टम था इसको सोसाइटी ने इजीली तो डेवलप नहीं किया होगा, तो इसे लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लें, उसके लिए ब्राह्मणों को जो ब्राह्मणिकल सोर्स है, जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने किस प्रकार के प्लानिंग को यूज किया होगा, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी डेवलप की उन्होंने। तो पहला जो सिस्टम उन्होंने यूज किया, उन्होंने 3 प्रकार की स्ट्रेटेजीज को इन्फोर्स किया है वर्णा सिस्टम को एक्सेप्ट करवाने के लिए। जो पहला है सिंपल सा, पहला उन्होंने ये किया कि उन्होंने asserted that the वर्णा ऑर्डर was divine origin, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो पूरा वर्ण वाला जो सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, सबको ये काम करना है, ये सबका एक डिवाइन ओरिजिन है, यानी एक देवी व्यवस्था है जो कि ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई है, बल्कि ये देवी देवताओं के द्वारा बनाई गई है, इसलिए सभी को इसे फॉलो करना है। तो पहली प्लानिंग उन्होंने ये की। दूसरा तरीका उन्होंने ये निकाला कि ब्राह्मण्स एडवाइज द किंग्स टू एंश्योर, उन्होंने राजाओं को परामर्श दिया दैट द वर्णा सिस्टम वाज फॉलोड विद इन देयर किंगडम, कि उनका साम्राज्य अच्छी भली प्रकार तभी चलेगा जब जो वर्णा सिस्टम है, जो कि एक डिवाइन सिस्टम है, उसको उनके साम्राज्य के अंदर प्रॉपर तरीके से इंश्योर किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करना। तीसरा उन्होंने ये किया कि ब्राह्मण्स अटेम्प्टेड टू परस्यूड द पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, इसके अलावा उन्होंने लोगों को ये परस्यूड किया, लोगों के अंदर ये बात पूरे गहराई तक उन्होंने ज्ञान डाल दिया, लोगों में, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें तैयार कर लिया कि उनका जो ये स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, ये स्टेटस उनका बाय बर्थ डिटरमाइन हुआ है, जन्म से डिटरमाइंड हुआ है, जन्म के आधार पर उनका स्टेटस डिटरमाइंड हुआ, निश्चित हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हो, दोबारा से मैं कर्ण वाली कहानी के ऊपर आऊंगा। तो कर्ण को माना गया था कि बाय बर्थ वो क्या है, एक सूत पुत्र है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन के द्वारा वो बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया था, और वो अर्जुन के बराबर का धनुर्धर अपने आप को मान रहा था अपनी शिक्षा के बल पर। लेकिन फिर भी उसको कभी भी क्षत्रिय के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने यहाँ पर सभी से ये परस्यूट कर लिया था, सभी को ये एग्री कर लिया था कि लोगों का जो स्टेटस है वो उनके बाय बर्थ डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जन्म के आधार पर आपका जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में जन्म हुआ है, सारे लाइफ लॉन्ग आपको उसी सोसाइटी के ऑक्यूपेशंस को फॉलो करना है। आपको किसी, ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करके वेद वगैरह पढ़ जाओगे तो आप ब्राह्मण हो जाओगे, आज बाय बर्थ वही रहोगे, इसीलिए आपको उन चीजों को परमिट भी नहीं किया गया। अब अगला है इंडियन किंग ऑफ नॉन क्षत्रिय ओरिजिन। अब देखिए, जो पूरा धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र है उनमें तो ये लिखा हुआ है कि जो साम्राज्य या प्रशासन करने का काम किसका है, क्षत्रियों का है। लेकिन इसके भी बहुत सारे अपवाद हम देखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो कि क्षत्रिय वर्ग के नहीं है।
अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र ओनली क्षत्रियज वर सपोज टू बी द किंग्स। धर्मशास्त्रों धर्मसूत्रों के अनुसार तो केवल जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो ही राजा बन सकते थे, वो ही किंग बन सकते थे, लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद हमारे सामने हैं। बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एनी पर्सन हु इज एबल टू मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द थ्योरी ऑफ बर्थ। लेकिन सिंपल सा सोसाइटी में हम देखें कि कोई भी पर्सन जिसके पास पावर है, जो जो कि अपनी पावर के बेस पे कुछ रिसोर्स को डेवलप कर लेता है, जिसके पास लोगों का सपोर्ट है, वो व्यक्ति इस थ्योरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपनी पावर के दम पर जब चाहे तब राजा बन सकता था, और उसे इस बाय बर्थ वाली थ्योरी को कोई फॉलो नहीं करना पड़ता था नॉर्मल वे में। यदि हम देखें तो ये इंडियन सोसाइटी में बहुत बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मौर्यज। जैसे मौर्य शासक है, उनके जन्म से रिलेटेड बहुत सारे आर्गुमेंट्स और बहुत सारे ओपिनियन हमारे पास हैं। ठीक है, तो मौर्यों को ना धर्मशास्त्र क्षत्रिय मानते हैं, ना बौद्धिस्ट टेक्स्ट में उसको क्षत्रिय माना गया है। बाद के बौद्धिस्ट टेक्स्ट में उनको जरूर क्षत्रिय माना गया है, लेकिन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में उनको लो ओरिजिन माना गया, उन्हें क्षत्रिय नहीं माना गया। फिर भी मौर्य राजा बने। लेटर, शुरुआत वाले नहीं, बाद वाले बुद्धिस्ट टेक्स्ट, लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दैट दे वर क्षत्रियास व्हाइल द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज द रूलर्स ऑफ लो ओरिजिन। जो बाद वाले जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो जरूर ये बोलते हैं कि वो क्षत्रिय वर्ग के थे मौर्य शासक, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जितने भी ब्राह्मणों के जो भी टेक्स्ट हैं, उन सब में उनको लो ओरिजिन बताया गया है, यानी कि वो क्षत्रिय कुल के नहीं थे बल्कि उससे नीचे कुल के थे। द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यज वर सुंग्स। जब मौर्य शासकों का पतन हुआ था उसके बाद सुंग शासकों ने मगध के ऊपर शासन किया है, और उसके बाद कण्व शासकों ने, कण्व राजवंश ने वहां पे शासन किया, और वो दोनों ही क्षत्रिय वंश के नहीं थे बल्कि सुंग और कण्व दोनों ही ब्राह्मण थे। तो यदि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को माने, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों को माने, तो ब्राह्मणों का काम तो केवल वेदों का अध्ययन करना और करवाना है, शासन करने का काम तो क्षत्रिय है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुंग शासक और कण्व शासक हैं, वो दोनों ही क्षत्रिय वंश से न होकर ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा सातवान किंग को भी यदि हम देखें, सातवान किंग गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उसने ये क्लेम किया है कि वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो यानी कि जो सातवान किंग्स थे वो भी ब्राह्मण धर्म थे, ब्राह्मण धर्म के थे, तो यानी कि उन्होंने भी, वो भी क्षत्रिय को फॉलो नहीं करते थे। और इसके अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यह भी बोला है कि ही इज द डिस्ट्रॉयड ऑफ द क्षत्रियाज प्राइड, कि उसने क्षत्रियों का जो गर्व है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, यानी कि उसने बहुत सारे क्षत्रिय शासकों को हराया है। ये श्री सातकर्णी का स्टेटमेंट है, सातवान शासक। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो ही किया जाता हो। ओके, अगले कुछ और राजा हैं जो कि नॉन क्षत्रिय ओरिजिन के थे। He also claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst members of the four Varnas, but he himself entered into a marriage alliance with the king of रुद्रदामन शासक। इसके अलावा श्री सातकर्णी ने यह भी क्लेम किया है कि सातकर्णी का पहला क्लेम यह है कि उसने क्षत्रियों के प्राइड को खत्म किया है। दूसरा, उसने ये क्लेम किया है कि उसने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो चार अलग अलग वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके बीच में इंटर मैरिज नहीं हो। इंटर मैरिज का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से ही होनी चाहिए, वैश्य की शादी वैश्य से होनी चाहिए। ये नहीं है कि ब्राह्मण की लड़की यहाँ क्षत्रिय से, क्षत्रिय राजकुमार से शादी कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंटर मैरिज, यानी एक वर्ग को छोड़कर आप दूसरे में शादी कर रहे हो। लेकिन बाद में आप देख रहे हो कि अपने इसी रूल को उसने खुद ही तोड़ा है, जब उसने शादी की है रुद्रदामन, जो शक शासक रुद्रदामन है उसकी बेटी से उसने शादी की है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो रुद्रदामन है वो कौन है, उसको क्षत्रिय वंश का मान लेते हैं हम, और सातकर्णी कौन है, ब्राह्मण। तो इंटर मैरिज हुई या नहीं हुई? For this example, we can assume that integration within the framework caste was often a complicated process. तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो कास्ट की जो पूरा इंटीग्रेशन था वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, उसको हमेशा ही फॉलो नहीं किया जाता था। दी सातवांश क्लेम टू बी ब्राह्मण, सातवांश ने अपने आप को ब्राह्मण धर्म का होने का क्लेम किया है। वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण किंग्स और टू हैव बीन क्षत्रियास, लेकिन ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, उसके अकॉर्डिंग राजा को हमेशा क्षत्रिय वर्ग का होना चाहिए। दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्णा सिस्टम बट एंटर्ड इनटू ए मैरिज अलायंस विद पीपल ऑफ अदर कास्ट। इसके अलावा सातवान शासकों ने यह भी बोला है कि वो जो चार वर्ण व्यवस्था इसको फोरफोल्ड करने का, इसको इनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप देखोगे कि उन्होंने
एक शादी का गठबंधन किया है दूसरी कास्ट के व्यक्ति से। तो सातवां रूलर की शादी ऊपर हम देख रहे हैं शक शासक रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो शक शासक थे ये इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, इनको मल्लेच बोला जाता था। ठीक है, यानी कि शक शासक थे वो ना ब्राह्मण में शामिल होते थे, ना क्षत्रिय में शामिल होते थे, ना वैश्य में शामिल होते थे, ना शूद्रों में शामिल होते थे। ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में जो पूरा सिस्टम दिया गया है उनमें इनको कहीं भी शामिल नहीं किया गया था, बल्कि ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है उनमें इनको मल्लेच बोला गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सातकर्णी है वो अपना शादी का गठबंधन यही इनकी राजकुमारी से करता है, इसी मल्लेच राजकुमारी से करता है। ठीक है, ओके। बिसाइड्स ब्राह्मणिकल टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड एक्सोगोमी बट द सातवान प्रैक्टिस एंडोगोमी। जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये बोला गया है कि एक्सोगोमी यानी कि वंश से बाहर शादी की जानी चाहिए, लेकिन सातवान रूलर्स के बारे में हमने देखा कि उनमें वंश के अंदर ही कुल समाज के अंदर ही शादियां होती थी, जिसको एंडोगोमी की प्रैक्टिस बोला गया है। तो एक प्रकार से यदि हम देखें कि सब जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में जितने भी ब्राह्मणों के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपवाद हमें सातवान किंग्स में मिल जाता है। अगला मल्लेच की बात जो हमने की थी कि जो शक और कुषाण शासक रूलर्स थे जो कि सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से भारत में आए थे शासन करने के लिए, जिनको कि बारबेरियंस और आउटसाइडर्स बोला जाता था, उनको ब्राह्मणिकल ग्रंथ में मल्लेच का नाम दिया गया है। तो संस्कृत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इनका नाम मल्लेच बोला गया है। सम पावरफुल मल्लेच वर फेमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशंस। तो संस्कृत ट्रेडिशंस में इन सबको मल्लेच शासक बोला गया।